एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी छोटी दिवाली। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के काफ़ी पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना अगर आपको थोड़ा भी समझ में आता है तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसमें हमारा जो टॉपिक आता है वो है डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स। ठीक है, अब नई स्टेट्स बनाने के लिए डिमांड्स स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया था कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, हमारी जो स्टेट है उसको सेपरेट कर दो। ठीक है, जो भी रीजन है उनको सेपरेट करने की डिमांड अब लोग उठाने लग गए। ठीक है, हमने इससे पहले काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे कि सेंटर और स्टेट में भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब एक और अदर डायमेंशन जो है टेंशन का हमारे फेडरल सिस्टम में वो है डिमांड टू क्रिएट अ न्यू स्टेट्स, यानी कि नई स्टेट्स को क्रिएट करने की जो डिमांड थी वो भी एक टेंशन ही थी। अब हमारे देश में काफ़ी सारी नेशनल मूवमेंट्स हुई है। ठीक है, तो उन नेशनल मूवमेंट्स ने ना सिर्फ एक इंडियन नेशनल यूनिटी, पैन इंडियन नेशनल यूनिटी को क्रिएट किया है, भारतीय राष्ट्रीय एकता बनाई है, साथ ही साथ इसने डिस्टिंक्ट यूनिटी को जनरेट किया है अराउंड अ कॉमन लैंग्वेज, रीजन एंड कल्चर। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो देश है उसमें काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर वगैरह तो है ही, साथ ही साथ इस चीज़ ने, इन नेशनल मूवमेंट्स ने यूनिटी वहाँ पर क्रिएट कर दी। ठीक है, हमारा जो नेशनल मूवमेंट थी वो डेमोक्रेसी के लिए भी मूवमेंट थी, यानी कि हमारे जो इंडियंस थे वो डेमोक्रेसी चाहते थे, इसलिए उन्होंने नेशनल मूवमेंट्स चलाई थी। In the course of national movement itself, it was decided that as far as possible states would be created on the basis of common culture and linguistic identity. अब नेशनल मूवमेंट ने क्या डिमांड की कि जो स्टेट्स हैं, ठीक है, नेशनल मूवमेंट जो बना की गई थी वो इसीलिए की गई थी कि जो स्टेट्स हैं उनको अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए थी। ठीक है, यानी कि मान लो अगर ये कोई स्टेट है, ठीक है, इसमें से, इस स्टेट में से एक रीजन ऐसा है जो चाहता है कि हमें तो सेपरेट स्टेट बना दो। ठीक है, तो इस तरीके की डिमांड आने लग गई। अब ये कहा गया है कि किस बेसिस पर, कल्चर और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बेसिस पर, यानी कि मान लो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं इनका कल्चर कुछ और है और इनका कल्चर कुछ और है। ये वाले जो लोग हैं वो कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं, इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है और इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ के अगर लोग जो है वो बंगाली बोलते हैं और यहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको क्या चाहिए थी, अपनी एक सेपरेट स्टेट ये बनाना चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि ये लोग इन लोगों से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाएं। अब इससे क्या हो गया, दिस अल्टीमेटली लेड टू द क्रिएशन, डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस, हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, उसके बाद ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, लोगों ने डिमांड उठा दी थी कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को बनाया जाए, यानी कि अगर ये एक पूरा रीजन है, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ के कुछ लोग जो है वो पंजाबी बोलते हैं और यहाँ पर कुछ लोग जो है वो हरियाणवी बोलते हैं। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा का जो सेपरेशन हुआ है वो लैंग्वेज के बेसिस पर ही हुआ है ना। तो इस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को क्रिएट कर दिया जाए, ऐसी डिमांड लोगों ने उठाई। ठीक है, आगे देखते हैं। दिसंबर 1953 में क्या हुआ कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेटअप किया गया एंड इसने क्या रिकमेंड किया कि
लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को क्रिएट किया जाए, एटलीस्ट फॉर द मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ठीक है, कि जहाँ पर ज़्यादा कह सकते हैं हम डिफरेंस था, ठीक है, ज़्यादा लोग थे जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। 1956 में ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ कुछ स्टेट्स का, and this are the beginning of the creation of linguistic states and the process is still continuing, ठीक है। और उस टाइम तक स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर क्रिएट करने का टाइम जो है, क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा था। अब गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो भी क्रिएट किए गए थे 1960 में। ये याद रखना है आपको कि 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र को क्रिएट किया गया था। और पंजाब और हरियाणा का मैंने आपको बताई, पंजाब और हरियाणा को भी सेपरेट कर दिया गया था 1 नवंबर 1966 को, ओके। तो ये दोनों ही लैंग्वेज के बेसिस पर इनको सेपरेट किया गया था। लेटर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन was reorganized and the new states like Manipur, Tripura, मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वर क्रिएटेड। और इसी तरीके से ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स थे ये भी क्रिएट किए गए थे, ये जो स्टेट्स थी ये क्रिएट की गई थी। अब 2000 में क्या हुआ, कुछ लार्जर स्टेट्स जो थी वो फिर से डिवाइड कर दी गई, ठीक है, ताकि जो सेपरेट स्टेट की डिमांड लोग उठा रहे हैं उनको पूरा किया जा सके। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए भी ये चीज़ की गई। देखो अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है, मान लो ये पूरी एक स्टेट है, अब यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, तो यहाँ पर वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी जितनी सेपरेट करके होगी। जैसे कि मान लो अगर इसी रीजन को मैं इस तरीके से डिवाइड कर देती हूँ तो ये 4 अलग अलग स्टेट्स बन जाएंगी, और यहाँ ये जो 4 अलग अलग स्टेट्स होंगी यहाँ पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम करेगी, तो उससे जो है इनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। Thus, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar were divided to create 3 new states. अब 3 नई स्टेट्स बनाने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को भी डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि इन्हीं में से एक एक जो है एक एक करके 3 नई स्टेट्स बनाई गई। और वो कौन सी थी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, ठीक है। यानी कि मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बनाई गई, उत्तर प्रदेश को सेपरेट करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सेपरेट किया गया, और बिहार और झारखंड को सेपरेट किया गया। अब कुछ रीजन्स और कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो थे वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर सेपरेट स्टेटहुड, लाइक विदर्भा इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक स्टेट है, स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र में एक रीजन है विदर्भा, तो ये भी क्या चाहता है कि ये महाराष्ट्र से अलग होकर एक अपनी इनकी अलग से आइडेंटिटी हो, अलग से स्टेट बने, ठीक है। सो ये वाला हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। और अगर आपको ये जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना, एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।